नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है, एक नया इमोशन आ गया है, ये कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री जो हैं वो ईरान के साथ इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दे रहे हैं। धर्म युद्ध का। पीट हेग्सेथ क्रिश्चियन धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं और एक दो मीटिंग नहीं, दसियों मीटिंग कर चुके हैं। पीट हेग्सेथ यूएस के उन लोगों में शामिल हैं जो पूरी तरह युद्ध के पक्ष में थे। अब ऐसे में बहस जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेंटागन में क्रिश्चियन धर्मगुरुओं की सभा कराने पर अब सवाल उठ रहे हैं। पीट हेग्सेथ जो कर रहे हैं उस पर पोप लियो ने भी तल्ख टिप्पणी की है। युद्ध को लेकर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के अनुमानों पर गंभीर सवाल है, क्योंकि उनका कहना है कि दुश्मन को खत्म करना यीशु का संदेश है। ऐसे में एक नहीं कई सवाल उठते हैं कि क्या पीट हेग्सेथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं? क्या अमेरिकी रक्षा मंत्री को लग गया है कि आम अमेरिकी सोच युद्ध के खिलाफ है, तो अब उन्हें धर्म का नाम लेकर के एकजुट करने की या सहमत करने की कोशिश की जाए? हेग्सेथ जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसे राष्ट्रपति ट्रंप का भी समर्थन हासिल है? यह बड़ा सवाल है। कई और भी गंभीर सवाल हैं जिन्हें ताल ठोककर मैं हमेशा की तरह अपने मेहमानों के बीच रखूंगा। उनसे इसका जवाब भी जानेंगे और इस पूरे युद्ध के इस नए एंगल को समझेंगे। लेकिन मेहमानों का परिचय कराने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। अब जल्दी से मेहमानों का परिचय कराकर और चर्चा शुरू करते हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच यहां डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल मयंक चौबे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रोबेंद्र सचदेव हमारे साथ होंगे फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। आसिफ रिजवी ईरान से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, कल भी आसिफ हमारे साथ थे। चंचल बग्गा इजराइल से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी डिबेट के क्या मायने हैं। इसके अलावा अमेरिका से हमारे साथ यशवंत राज लाइव जुड़ेंगे और वेला वाद मिडिल ईस्ट से हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जुड़ेंगे। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले अश्विनी सिवाच जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये अंतिम अस्त्र के तौर पर, ब्रह्मास्त्र के तौर पर वहां इस्तेमाल किया जा रहा है? साफ कहा गया है कि दुष्टों के खिलाफ युद्ध करना, उन पर दया न दिखाना ईसा मसीह का आदेश है और ये ईसा मसीह के लिए लड़ा जा रहा युद्ध है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है अनुराग, कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो कैपेबिलिटी को उसने अंडर एस्टिमेट किया और उसके रेजिलेंस को भी बहुत कमजोर समझा था और ये सोचा था कि अगर आयतुल्लाह अल खमैनी मारे जाते हैं सुप्रीम लीडर और उसके साथ टॉप 40 से 50 मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल लीडर, तो कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर आप ईरान की स्वॉट एनालिसिस करें कि उसकी वीकनेस है, उसके पास एयर डिफेंस, एयर पावर इतनी अच्छी नहीं थी और नेवी भी छोटी थी, मगर उसकी स्ट्रेंथ थी उसके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार। कहीं ना कहीं मिसाइल रॉकेट जो हैं 10,000 के करीब, ड्रोन 1 लाख। और कुछ एक समय में आप देखें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पलटा ईरान की तरफ झुकता जा रहा है और ईरान जैसे सटीक हमले कर रहा है। और सच्चाई है, ईरान को जीतने की जरूरत नहीं है। ईरान अगर इस लड़ाई में रेलेवेंट रहता है तभी उसकी जीत है। और कहीं ना कहीं उसको आप देखें कि उसने इस लड़ाई को एक एसिमेट्रिक वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर बना दिया। इसने मिलिट्री टू मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया, स्टेट ऑफ हार्मुज को भी बंद कर दिया, प्लस उसने एक प्रकार से वो मिडिल ईस्ट की उन कंट्रीज पे हमला किया जहां पर अमेरिका की बेसी थी। तो आप देखें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हाहाकार मच गया। बिजली, आप देखें फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए। ऐसे में अमेरिका को लग रहा है अब निकले तो निकले कैसे, दलदल में फंस गया है डोनाल्ड ट्रंप। और कहीं ना कहीं वहां अप्रूवल रेटिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की बहुत कमजोर होती जा रही है। अमेरिका में करीब 26% आ गई है और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में। ऐसे में वो धर्म का सहारा लेके कहीं ना कहीं वो इकट्ठा करना चाहते हैं अमेरिका को, ये दिखाना चाहते हैं ये धर्म की लड़ाई है। ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई ऑयल की थी। अमेरिका ऑयल के लिए जा रहा था ईरान के लिए, ऐसा नहीं हुआ। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले दिया है, क्योंकि हो सकता है अमेरिका खर्ग आइलैंड को लेने के लिए
बूट्स ऑन ग्राउंड का इस्तेमाल करे। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी गलती करेगा अमेरिका, क्योंकि उसके अंदर कैजुअलिटी बहुत होने वाले हैं, बॉडी बैग वापस जाएंगे अमेरिका में। तो मुझे लगता है एक मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। जो पीटर हेगसेट हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी, वो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई रिलीजन का नाम, मगर ये भी सोचना चाहिए अमेरिका एक रिलीजन का नहीं है, मल्टी रिलीजियस और मल्टी रेशियल है। उसके अंदर हर धर्म है और सभी जो वहाँ के वासी हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं। तो एक धर्म का लेके मुझे नहीं लगता ये इट इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। और ये सच्चाई है, आज की तारीख में अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो दलदल में फंस गए हैं, निकलने का उनके पास अब कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने पलटा बदला है, और स्पेशली जब उसने 4000 किलोमीटर डिगो ग्रेसिया में भी हमला कर दिया, तो ऐसा दिखता है कि अभी तो उसके पास 30 से 35% ही हथियार इस्तेमाल किए हैं। उसके पास अभी भी काफ़ी हथियार बाकी हैं और वो मानने को तैयार नहीं है। और ऐसा लगता है कि अब अमेरिका एक कैच-22 सिचुएशन में है। अनुराग, ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। यशवंत राज हमारे साथ यूएसए से लाइव हैं, मैं अब उनका रुख करूंगा। यशवंत राज जी, सीधा सा सवाल, क्या इसे अमेरिका अब एक धार्मिक युद्ध का रूप देना चाहता है, एक धार्मिक युद्ध की शक्ल देना चाहता है, और अगर हां तो क्यों? ऐसे कि पिछले आपके गेस्ट ने बताया कि पीट हेगसेट ने बोला है इसको जी, इस तरह का रूप देने की कोशिश की है, बट ये बहुत पॉपुलर नहीं है यहाँ पे स्टैंड। जहाँ तक मुझे ध्यान है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक इस तरह का कुछ नहीं बोला इस बारे में। सेक्रेटरी रूबियो ने भी कुछ नहीं बोला इस बारे में। और आपको पता ही है वहाँ से वेटिकन से भी वो पोप का भी पुशबैक आ गया कि इसके धर्म के नाम पे न लड़े, इसको इसका कर दे। बट ये पॉपुलर व्यू नहीं है यहाँ पे। हेगसेट ने भी उसको फिर रिपीट नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बयान वो रिपीट नहीं किया होगा यशवंत जी, लेकिन 10 से ज्यादा मीटिंग्स वो कर चुके हैं, धार्मिक मीटिंग वो कर चुके हैं 10 से ज्यादा। हाँ, वो तो उनका, बट वो वॉर रिलेटेड धार्मिक मीटिंग का जो देना चाह रहे हैं ईरान युद्ध को एक धार्मिक, वो पॉपुलर मोशन यहाँ पे नोशन नहीं है ज्यादा। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ चंचल बग्गा इस वक्त इजराइल से लाइव हैं, मैं उनके पास रुख करूं उससे पहले आसिफ रिजवी साहब का रुख करता हूं जो कि ईरान से हमारे साथ हैं। आसिफ रिजवी साहब, मैं बयान पढ़ के सुनाता हूं आपको। रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि दुष्ट लोगों के खिलाफ अगर हिंसा की जा रही है तो उनके लिए दया दिखाने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा उन्होंने इसे ईसा मसीह के लिए लड़े जाने वाला युद्ध बताया है। बेशक अमेरिका से जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं यशवंत जी, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, ये चर्चा में नहीं है, ये हेडलाइंस में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस बयान पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी सर, ठीक है। आसिफ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुष्ट लोगों के खिलाफ अगर हिंसा की जा रही है तो उनके लिए दया दिखाने की जरूरत नहीं है, और ये ईरान के साथ इस युद्ध को उन्होंने ईसा मसीह के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध बताया है। आपकी प्रतिक्रिया सर? जी सर, इनको ये कहा जा सकता है कि पहली बात, ये धर्म, कौन से धर्म का ठेका लेके बैठे हैं। खुद आप देखिए कि अमेरिकन पब्लिक इस वक्त रोड पे है। अगर धर्म की बात होती तो खुद वहां पे अमेरिकन या दूसरी कंट्रीज या यूरोप के मानने वाले हजरत ईसा के मानने वाले नहीं है, वो क्यों इनका साथ नहीं दे रहे हैं? ये एक सवाल। दूसरा सर, देखिए मैं बताऊं कि अगर इसकी बात हुई कि आप कहें कि धर्म युद्ध है और दुष्ट लोग को पापी, तो ये फूल है। इनकी आप हिस्ट्री देख लीजिए ना सर, पिछले 20 साल से इनकी हिस्ट्री देख लीजिए, इन्होंने क्या किया। सिर्फ तबाही के अलावा दुनिया को कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया, हर जगह ये तबाही मचाते हैं। ये तो एक तरह से जब पब्लिक साथ नहीं दे रही है उनका, तो वो चाह रहे हैं इसको धर्म की तरफ मोड़े। जो है इनका मेन एजेंडा है इस वक्त, क्योंकि देखिए आप कल की न्यूज और आज की न्यूज देखिए, नेटो ने तो हाथ खड़ा कर दिया था। अब इंडिविजुअल तरीके से स्पेनिया जो है इनको कह रहा है कि नहीं भाई, हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे, बंद कर दिया। इटली ने बंद कर दिया अपनी जो है एयर स्पेस। तो इस तरह से जो है सर इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल
रहा है, जिस वजह से ये चाहे धर्म को खींच के बीच में शायद उनका कोई भला हो जाए। मैंने इससे पहले कहा था कि ये मुख्तलिफ जो है कार्ड खेलते हैं, मुख्तलिफ कार्ड खेलते हैं, सोचते हैं शायद कामयाब हो जाए, शायद इससे मैं आगे बढ़ जाऊं, शायद इससे आगे बढ़ जाऊं। लेकिन अफसोस कि पब्लिक जो है, मैं तो ये कहता हूँ जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है और इनका प्लान फेल होते चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा आसिफ। इस वक्त एक बड़ी खबर भी बता दें, स्पेन इटली के बाद अब फ्रांस से भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। हुआ यह कि फ्रांस ने यूएस को एयर स्पेस नहीं दिया। इजराइल के लिए हथियार आ रहे थे और फ्रांस के रोकने पर ट्रंप ने भी पोस्ट कर दिया है। फ्रांस को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है। फ्रांस के लिए के किए को याद रखेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। यानी कि वो फ्रांस को धमका रहे हैं क्योंकि ईरान के लिए हथियार लाने के लिए फ्रांस ने अपना एयर स्पेस अमेरिका को नहीं दिया। रोविंद्र सचदेवा मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। रोविंद्र सचदेवा जी, ये बड़ी खबर जो अभी हमने दी है, ये साफ तौर पर बताता है कि ट्रंप अब बौखला गए हैं। जिस तरीके से वो फ्रांस को धमकी दे रहे हैं, कल उन्होंने क्यूबा को आड़े हाथों लिया था, आज वो फ्रांस को धमकी दे रहे हैं। नहीं, वो है, इसका क्विक कहूंगा, देन आई विल कम बैक टू द क्रिश्चियन पॉइंट। इजराइल को, बाय द वे, ट्रंप को आप छोड़िए, ये इजराइल को इंडिकेट करेगा कि उसका दुनिया में लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट कम हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी, यूरोप में भी, और इसलिए नेतन्याहू को ये जंग खत्म करनी है कंप्लीटली। आज के बाद, इस समय के बाद इजराइल को इतना तगड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा। अमेरिका के अंदर भी कम हो रहा है, यूरोप में भी कम हो रहा है। सो दैट इज वन रीजन ये जंग चलेगी और नेतन्याहू स्पेशली पुश करेंगे। नाउ बैक टू क्रिश्चियनिटी। ऑफ कोर्स पीटर हेग्सेथ यूज कर रहा है, और ये अभी नहीं यूज कर रहा है, इसने जंग के शुरू से ये लैंग्वेज यूज करनी शुरू करी है। ये कंपेयर कर रहा है कि जो हम कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन क्रूसेड्स होती थी ना आज से 1000 साल पहले यूरोप में, जब क्रिश्चियंस जाते थे कन्वर्जन्स करते हुए, मारते काटते हुए, ये क्रूसेड से एनालॉजी दे रहा है अपनी स्पीच में, अपनी टॉक में। ये बाइबल से वो शब्द कोट कर रहा है एग्जैक्टली कि मेरे हैंड क्लॉज है और मेरे दुश्मन का गला नोच देंगे। ये अभी नहीं, ये शुरू से कर रहा है। बट उससे पहले भी हमें देखना चाहिए, जब ट्रंप इलेक्शन लड़ा और लड़के आए, इन्होंने क्लियरली कहा कि हम इसको एक क्रिश्चियन नेशन बनाएंगे। इसमें कोई शक है? मार्को रूबियो ने कहा है, H1 वीजा की बात हो रही थी, जेडी वैंस ने भी कहा, हम जो इमिग्रेशन करेंगे विल बी बेस्ड नाउ ऑन क्रिश्चियन पॉलिटिक्स एंड क्रिश्चियन वैल्यूज। तो अमेरिका क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक थोड़ी है। वन सेकेंडली, पीट हेग्सेथ डेफिनेटली, अमेरिका कहीं भी जाए, क्रिश्चियनिटी की तरफ जाए, सनातन की तरफ जाए, लेकिन इस युद्ध को धार्मिक युद्ध बनाना कितना आपको तो बता रहे हैं ना, कि मैं आपको बता रहा हूं सर, सुन लीजिए ना, 30 सेकेंड्स मोर। इनके हिसाब से जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, एक बहुत बड़ी वॉर होनी है गुड और इविल की, एंटी क्राइस्ट के खिलाफ, आर्मेगेडॉन जिसे कहा जाता है। वो आर्मेगेडॉन होगी, उस पे हम जीतेंगे, और जब हम जीतेंगे उसके बाद फिर जीसस क्राइस्ट दोबारा जमीन पे आएगा। तो ये जो क्रिश्चियनिटी का व्यू है, जो पीट हेग्सेथ का वर्ल्ड व्यू है, और ये अपनी आर्मी में इनके जो चैपलेन्स हैं, होते हैं ना, हर हमारी में भी होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं अलग अलग रिलीजन्स के, ये क्रिश्चियन चैपलेन्स जो है वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि हमारे जीसस क्राइस्ट को दोबारा धरती पे आने के लिए ये जंग हम करेंगे, जो बटालियंस को बैठ के जो वो कर रहे हैं। तो पीट हेग्सेथ ये अभी नहीं कर रहा है, ये शुरू से कर रहा है। बट अब ये होगा, बाय द वे, जैसे ये जंग अगर ज्यादा फंसता गया अमेरिका के लिए, तो पीट हेग्सेथ इस लैंग्वेज को और ज्यादा यूज करेगा। अभी तो मिलिट्री में हो रही है, ये लैंग्वेज और ज्यादा यूज होगी अमेरिका के अंदर ओवरऑल, क्योंकि ट्रंप को अगर अपना बेस कायम रखना है, उसे अपने इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस को बताना भी तो है। बाकी तो सब बिखर रहे कि क्यों फालतू में जंग में चला गया। ठीक है, बट जो उसके क्रिश्चियन बेस है, उसे तो इसे सॉलिड रखना है ना। उसे बोलना है, देखो मैं तो रिलीजन के लिए लड़ रहा हूं, क्राइस्ट ने मुझे दोबारा बचाया है उस बुलेट से। इसके फॉलोअर्स तो ये कहते हैं ना, भगवान ने, क्राइस्ट ने इसे बचाया है जी, उस बुलेट से, बहुत बड़े काम के लिए, जीसस के काम के लिए। तो देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग इन दिस, बट इट्स अ फैक्ट। ठीक है, अब रुक करूंगा वेलावाद साहब का। कई महीनों की मेहनत के बाद, कोशिश के बाद वेलावाद साहब आज हासिल हुए हैं हमको। वेलावाद साहब, इजराइल अब इस युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहता है, एक आकलन आया इस डिबेट से। मिडिल ईस्ट पूरा दबाव बना रहा है कि भाई जल्द से जल्द ईरान का कोई इंतजाम किया जाए, और उधर अमेरिका ने एक रिलीजियस इंटरवेंशन कर दिया है, एक धर्म से जोड़ करके इस युद्ध को एक नया रुख देने की कोशिश की है। आपका क्या कहना है?
बिल्कुल जो रविंद्र साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके साथ में बोलना चाहती हूँ। ये सबसे बड़ी बात ये है तो उनकी क्रिश्चियन जायनिस्ट इवेंजलिस्ट है जो अमेरिकन के अंदर है। 40 मिलियन अमेरिकन वो इजरायली में यहूदी में सपोर्ट कर रहा जायनिस्ट में। जायनिस्ट आइडियोलॉजी है यानी एक्सपेंशन फ्रॉम यूफ्रेट्स टू नाइल, यानी सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, पैलेस्टाइन, 50% ऑफ ये इजिप्ट और 1/3 ऑफ सऊदी अरेबिया, पूरी देश बनाने के लिए। और हेक्सेट बिल्कुल ये रिलीजियस जंग शुरू किया था जब तक उन्होंने खुद कह रहा है अल अक्सा मॉस्क तोड़ने के लिए तैयारी है और हमारा सोलोमन टेंपल में बनाने के लिए तैयारी है। उन्होंने खुद ने यूट्यूब भी है अभी तक जो उनकी बातचीत करना चाहते। तो और तीसरी बात भी ये आजकल लोग सोच रहा था ये इट्स अ प्रॉफिट, ये ट्रम्प की भी प्रॉफिट भी हो गया, मतलब ये ईस्टर भी आ गया था तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी। तो इसलिए ये लोग दिमाग में बिल्कुल खराब हो रहा है, जिसकी फोर्ज बाइबलिकल लैंग्वेज में यूज कर रहा है। उसके अलावा है ये हमारा देश में तोड़ने के लिए तैयारी है। तो इसलिए जंग की ये पूरा और एक्सपेंशन बन जाते, इसके लिए रीजनल वॉर हो रहा है। तो इसलिए इजराइल में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका के साथ भी है 17,000 टारगेट में रखा ईरान के अंदर, ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने के लिए, पूरा बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी तोड़ने के लिए। उनके सिविलियन टारगेट भी शुरू हो गया था, जैसे यूनिवर्सिटी, वाटर इंस्टॉलेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, सारे वहां पर बम्बार्डमेंट चल रहा है और ईरान रिटेलिएट भी कर रहा है। सेम ऑन द सेम स्पून दे आर गिविंग देम बैक। तो इसलिए ये रुकते नहीं है जब तक उनकी ऑब्जेक्टिव पूरा अचीव नहीं कर रहा है। पूरी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव इजराइल के लिए रिमूविंग ऑफ रीजनल पावर, थ्रेटनिंग द फ्यूचर ऑफ इजराइल एक्सपेंशन। और दूसरी बात अमेरिका के लिए पूरी कब्जा करने के लिए, इसके मतलब ये तेल का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या बाब अल मंदब में दोनों कब्जा करना चाहते हैं। 20% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ये अमेरिकन के हाथ में आ जाएंगे। इंडिया चीनी में है, साउथ कोरिया, जापान सबको सफर कर रहा है। तो इसलिए दे वांटेड टू कंट्रोल, ब्लैकमेल। और अमेरिकन राष्ट्रपति खुद बताया था ये हमको इस देश में ईरान के लिए तेल कब्जा करने के लिए तैयारी है। मतलब उनकी ऑब्जेक्टिव चेंज किया, कभी कह रहे न्यूक्लियर, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले तो युद्ध की पहले खुल रहा है, अभी तक कह रहे तेल के कब्जा करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमको अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है इसके लिए टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस रीजन। और अमेरिकन और इजरायली में जो दोनों राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री है नेतन्याहू और राष्ट्रपति के ट्रम्प है, दोनों डोमेस्टिक कंपल्शन है, इसलिए उन्होंने इस युद्ध में वो एक्सपैंड करना चाहते। ठीक है, वेल जवाब साहब मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अब मयंक चौबे साहब का रुख करूंगा। कर्नल मयंक चौबे, सवाल यह है कि अब यहाँ दो मत हैं। एक मत ये है कि अब अमेरिका जो है हर हाल में हर तरीके से तैयार है ईरान के साथ अब फुल एंड फाइनल करने के लिए, और दूसरा मत ये है कि अमेरिका ये सबसे बड़ी गलती अपनी जिंदगी की करेगा अगर वो ऐसा करता है। तो आप किस तरफ हैं? देखिए अनुराग जी, जो पीट हेग्सेट साहब ने बयान दिया था उसको मैं लेके चलूंगा। कोई भी बयान कोई भी व्यक्ति देता है बड़ा सोच समझ के देता है, हवा में बात नहीं करता, ये मेरा मानना है। पीट हेग्सेट साहब के बयान के पीछे मुझे एक चीज नजर आ रही है, अमेरिकन फोर्सेस का कंसेंसस ऑब्जेक्शन वाला क्लॉज इन्वोक करना। अमेरिकन आर्म फोर्सेस में ये क्लॉज है कि अगर सोल्जर ये देखता है कि वो युद्ध करने जा रहा है और उसकी वो कॉन्शियंस के खिलाफ है तो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है कि युद्ध में मैं नहीं पार्ट लूंगा। अमेरिकन्स ने इस क्लॉज को इन्वोक किया है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप साहब का डोमेस्टिक विरोध चल रहा है देश में कि उन्होंने इस युद्ध में अपनी टांग क्यों अड़ाई। तो ये दो कारण हो सकते हैं पीट हेग्सेट साहब का रैली करने का सारी क्रिश्चियंस को कि भाई मैं ऐसा बयान दूंगा तो एक धार्मिक उन्माद पैदा होगा और लोग जो हैं इन सब चीजों को भूलकर इस युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नोट किया होगा कि बीबी नेतन्याहू ने एक तरीके से अपना शो किया है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। अच्छा। कारण समझने का प्रयास करें यहां पर, अगर अमेरिकन फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड उतरती हैं, क्रिश्चियन फोर्सेस, अगर इजरायली जाते हैं तो ज्यूज, अगर ज्यूज और क्रिश्चियंस जाकर मुस्लिम ईरान से भिड़ते हैं तो एक बड़ा ही अलग संदेश जाता है और ईरान के पीछे पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो लामबंद खड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सिग्नलिंग होगा, बहुत बड़ा एक्ट होगा। इस समय हम जो देख रहे हैं फुल एंड फाइनल आप कहना चाहेंगे, मैं उसको फुल एंड फाइनल नहीं कहूंगा। इस समय भी अमेरिकन फोर्सेस जो हैं
टेस्ट करेंगी ईरान को कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं और ईरान हमको कितनी स्पेस देगा। तो ये युद्ध जो है मुझे और गर्माता दिखाई दे रहा है अनुराग जी। युद्ध और गर्माता दिखाई दे रहा है यशवंत राज जी। अब सवाल ये उठता है कि भले ही बहुत ज़्यादा प्रचलित ना हुआ हो वहाँ के रक्षा मंत्री का ये बयान कि भाई ये लड़ाई जो है ईसा मसीह की लड़ाई है, या फिर इस बात की कोई संकेत न मिलते हों कि डोनाल्ड ट्रंप का उनको समर्थन है या नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इजराइल और अमेरिका के इरादे तो साफ हैं। और जिस तरीके से बूट्स ऑन ग्राउंड की आशंका जाहिर की जा रही है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, ये दोनों ही के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर हम इसे धर्म के दृष्टिकोण से देखें तब तो और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। जी, अगर इसको धर्म को थोड़ा सा साइड रख दें, अगर मेन इशू इनका जो है यहाँ पे है कि वेदर ये बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 20,000 वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, इनके सोल्जर्स उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। और मगर ये क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है कि होने वाला है ग्राउंड इन्वेजन होगा। ये ट्रंप आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहेंगे, फिर परसों कुछ और कह देते हैं। तो इस कारण से देयर इज कंफ्यूजन, सब जगह कंफ्यूजन है। और इसके खुद के, जैसे आज एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट है कि ट्रंप अपने ऑफिशियल्स को बोल रहा है, एड्स को बोल रहे हैं कि आप, मैं इसको एंड करना चाहता हूं वॉर को, वेदर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या बंद हो। तो उनको भी लग रहा है कि देखिए ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत सालों से वो एंटी इंटरवेंशन रहे हैं और उन्होंने एक आइसोलेशनिस्ट तरह का एक उनका एजेंडा रहा है बहुत सालों से, प्रेसिडेंसी के पहले से। मगर अब वो जब घुस गए हैं यहाँ पे, इनको पहले लगा था कि वेनेजुएला की तरह ये यहाँ पे घुसेंगे, थोड़ा दिन पे सारा हो जाएगा। अब तो ये उनको लग रहा है डर कि अब कहीं हम इसमें फंस ना जाएं। और इनकी जो बात है, इनके जो बेस है, इनका बेस भी काफ़ी एंटी इंटरवेंशन रहा है। और वहाँ से भी काफ़ी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि इस बारे में कि ये वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो, और उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। और कई लोग उसमें ट्रंप के बहुत पुराने सपोर्टर्स भी रहे हैं और बहुत ही क्लोज सपोर्टर्स रहे हैं बहुत सालों से। तो ये इनका जो ऑप्शंस है, आज कह रहे हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात हो रही है, ईरान कह रहे हैं कि नहीं हमारे से कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है। फिर आज ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे 15 में से 15 डिमांड मान लिए हैं। और ईरान कह रहे हैं कि उसमें से 3 जो ऐसे हैं कि जो कभी मान ही नहीं सकते, इतने आपत्तिजनक वो क्लॉजेस हैं। तो अभी ये कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, कुछ क्लियर नहीं है और कहाँ ये ले जाना चाहते हैं इस वॉर को। और कई बार ये कहा जाता है ट्रंप के बारे में कि ये इस तरह कंफ्यूजन में ही थ्राइव करते हैं कि उनको कि ही कीप्स द अदर साइड गेसिंग, और ये उनका एक नेगोशिएटिंग तरीका है। बट यहाँ तो नेगोशिएशंस के बाद हम यहाँ तो अब लोगों की ज़िंदगी की बात है। अमेरिकन ट्रूप्स अगर ग्राउंड पे वहाँ पे गए तो उनको खतरा है। तो इस बारे में तो क्लैरिटी नहीं है, और कहाँ तक ट्रंप इसमें जाएंगे, कहाँ तक नहीं जाएंगे। और तो ये बस अभी तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ही जानते हैं इस बात। चलिए, इजराइल से हमारे साथ चंचल बग्गा इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। चंचल बग्गा साहब, सवाल यह है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री इसे ईसा मसीह के लिए लड़े जाने वाला युद्ध बता रहे हैं। भले ही अमेरिका में ज़्यादा प्रचलित ना हो, लेकिन इसे एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर, एक लास्ट चांस के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अगर लोकप्रियता कम हो रही है तो उन्होंने शायद ये तुरुप का इक्का चलाओ कि इसे अब धार्मिक युद्ध बना दिया जाए, धर्म युद्ध बना दिया जाए, जिससे कम से कम लोग सहमत हो जाएं, एकजुट हो जाएं। सवाल यह है कि अगर हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं तो अभी कर्नल मयंक चौबे ने एक आकलन प्रस्तुत किया कि इजराइल और अमेरिका दोनों के ट्रूप्स जो हैं बूट्स ऑन ग्राउंड एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि विश्व में इससे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। क्या स्थितियां बन रही हैं अभी? नहीं, अभी तक तो जो भी बातें हो रही है कि बात सही है, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है और हर चीज को, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ही अलग वे से दिखा जा रहा है। मुझे लगता है हम लोग का पूरा डिफेंस का जो बातें होती है वो पूरा डिस्क्लोज नहीं होता है, मतलब बताया नहीं जाता क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है, जाहिर सी बात। और बाकी जो भी है अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं जो कैसे क्या किया जाए इसका। और यहाँ का जो अभी जो भी न्यूज आ रहा, जो भी हम लोग देख रहे हैं, उसमें तो मतलब इजराइल और हम एक ही साथ ही हैं, पर बातें जो है वो
वो डिस्क्लोज अभी करने का कोई इतना ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत सी सेंसिटिव चीजें हैं। मतलब नहीं, कुल मिलाकर के मेरा सवाल ये था कि ये युद्ध अब आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अमेरिका के रक्षा मंत्री की बात को सीरियसली लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो फुल एंड फाइनल के मूड में है, हर हाल में, हर तरीके से, साम दाम दंड भेद जिसे कहा जाता है। देखिए, फुल एंड फाइनल तो इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट भी होती है, और अभी बहुत सारी चीज बाकी है, और बहुत सारी चीज करना भी है, क्योंकि एक साथ जाके तो हम ट्रिप नहीं कर सकते हैं, उसको टाइम भी लगेगा। नहीं, लेकिन चंचल भगत जी, अब अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है, अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। देखिए, फ्रांस ने भी एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में अमेरिका की बौखलाहट बढ़ेगी? अभी अमेरिका का जो भी है, उनका जो सोच है, क्योंकि आज है तो कल चेंज हो रहा है, आज भी कुछ बोल रहे, कुछ भी हो रहा है, पर फिर भी लड़ना तो है, एक साथ ही लड़ना है, तो उसका थोड़ा से जो है अभी थोड़ा से टाइम लेके समय को टाला जा रहा है। किस तरह से समय को टाल दे, शायद हो सकता है बात भी करे ईरान, उसको भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो उसका जो टारगेट है वो तो करना ही है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो वो है जी। अश्विनी सिवाच जी, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका को हार का डर सता रहा है? ट्रंप ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जेस्चर्स क्या बताते हैं? बाकी देशों का असहयोगात्मक रवैया, भले ही मिडिल ईस्ट का दबाव हो, भले ही इजराइल का दबाव हो, लेकिन क्या इन तमाम दबावों के बीच अमेरिका अलग थलग पड़ गया है? हाँ, बिल्कुल पड़ गया। देखो, सच्चाई उन्होंने सोचा था अनुराग कि नेटो कंट्री उसके साथ आएंगी, और वो कह रहे थे आर्टिकल 5 जो है नेटो का, वो एक प्रकार से एप्लीकेबल होगा कि अटैक ऑन वन कंट्री, अटैक इन ऑल कंट्रीज ऑफ नेटो। मगर वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो तो डिफेंसिव है। अगर किसी नेटो कंट्री पे हमला होता है तो पूरे नेटो पे हमला माना जाएगा। यहाँ पर तो हमला हुआ नहीं, हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने, हमला किया है ईरान के ऊपर, तो आर्टिकल 5 तो लागू नहीं होता। और इसीलिए अगर आप देखें, अमेरिका के साथ नेटो की कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि वो इस युद्ध में नहीं फंसना चाहते। उनको पता ये दलदल है कि अगर जो देश भी इसके अंदर आएगा वही एक प्रकार से, एक तो उसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और दूसरा सभी समझते हैं ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, ये लड़ाई इजराइल की थी, और अमेरिका इसके अंदर फंस गया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो दलदल में फंस गए हैं, वो निकले कैसे निकले, और इसीलिए वो ऑनरेबल एग्जिट की बात कर रहे हैं। अब ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब ये है, वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से खर्क आइलैंड को लिया जाए। हाँ, सबको पता है खर्क आइलैंड को लेना इतना आसान नहीं। मिसाल के तौर पे वो एक ऐसा आइलैंड है जो 25 से 30 किलोमीटर है मेनलैंड से। अगर वो एयर असॉल्ट करके और एम्फीबियस ऑपरेशन करके वो ले भी लेते हैं, क्या वो बैठ पाएंगे? क्योंकि जो ईरान की आर्टिलरी है, मिसाइल है, रॉकेट है, ड्रोन्स हैं, वो वहां पर नष्ट कर देंगे और बॉडी बैग जाएंगे, बहुत कैजुअलिटी होंगे। इसका मतलब ये कर क्यों रहे हैं फिर ऐसा? ये एक ऑप्शन दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई एक प्रेशर डाला जाए ईरान पे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको एक प्रकार से खर्क के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि कभी भी अमेरिका ऐसी गलती करेगा, क्योंकि ये एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, इसके सक्सेस होने के बहुत कम चांस हैं और कैजुअलिटी हाई होगी। अब बात आती है कि करे तो करे क्या? सी, डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि क्या करें। आप अगर देखें कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, सऊदी और यूएई, वो भी नहीं चाहती कि अमेरिका जल्दी निकले, वो चाहते हैं कि लड़ाई लंबी चले और ईरान कमजोर हो। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल भी लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है, वो समझता है ईरान को। अमेरिका जो है एक ऐसा देश है जो निकलना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की 3 पॉइंट हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है बैक होम वो गिरती जा रही है। आज अप्रूवल रेट उसकी लोएस्ट है 26%, उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन होने नवंबर में। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, कैसे ऑनरेबल एग्जिट किया जाए, अब यही मुश्किलात हो रही है। और जबकि इसके अंदर ईरान जो है, वो सभी कह रहे हैं ईरान का पक्ष कैसे भारी, ईरान को बहुत चोट पड़ी है, ईरान का भी बहुत नुकसान, 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बदल उसका नुकसान होगा। मगर अगर वो रेलेवेंट रहता है इस लड़ाई में, वही उसकी जीत है, क्योंकि हमला तो उसने किया नहीं था। और इजराइल इस लड़ाई को लंबा लेना चाहेगा। मुझे लगता है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका यही देख रहा है कि वो कैसे निकले, और अकेले पड़ गए।
कोई भी आज अमेरिका के साथ नहीं नाटो कंट्री में, चाहे वो किसी चीज की बात कर लें आप। अगर आप देखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, ऊपर से उसने क्या किया, जो मन अल अबदब है जो कि एक प्रकार रेड सी के अंदर, वो भी होती रिबल बंद करने वाले हैं। उसी प्रकार से हिजबुल्ला जो है वो सक्रिय हो रखे हैं लेबनान से इजराइल पे। तो चारों तरफ से मुझे लग रहा है कि अमेरिका कोई वे आउट कर रहा है। लेकिन वेल अबाद साहब तो बड़ी उम्मीदें जाहिर करके गए, आपने सुनी होंगी उनकी बातें। हाँ बिल्कुल, देखो अब उम्मीद देने से तो कोई उम्मीद तो होनी चाहिए, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ ठीक नहीं है। और सच्चाई है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आप ये बार बार बात हो रही है कि हम अगर ईरान नहीं खोलेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हम उसके पावर प्लांट और उसके जो एनर्जी सेक्टर को एक प्रकार नष्ट कर देंगे। मगर किसी ने ये सोचा कि ईरान भी तो पलटवार करेगा, और अगर ईरान पलटवार करता है इस मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जो सैलिनेशन प्लांट है वो तो 80% वो सी वाटर पे डिपेंडेंट है, तो उनकी क्या हालत होगी, एनर्जी सेक्टर की क्या हालत होगी। जो खबरों में युद्ध की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं, जब वो सड़कों पर मिलते हैं तो उनकी एक आम राय होती है कर्नल मयंक चौबे की ईरान ने भूत बना दिया अमेरिका का, मतलब ही उनकी लैंग्वेज होती है। अभी श्रीवास्तव साहब ऑनरेबल एग्जिट की बात कर रहे हैं, अगर ऑनरेबल एग्जिट ही चाहिए होता अमेरिका को तो वो इसे धर्म से क्यों जोड़ता, क्योंकि धर्म से जोड़कर तो फंस गया वो। अनुराग जी, नाम है आपका अनुराग मुस्कान, लेकिन मुस्कान मेरे चेहरे पर इसलिए थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर आपको समझना है तो आपने कभी प्याज देखी होगी, प्याज की परत के अंदर परत होती है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पे क्या लिखा है फ्रांस के लिए। हम ये बात क्यों भूल रहे हैं कि फ्रांस का एक युद्धपोत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डिगॉल, जिसपे इमैनुअल मैक्रोन ने जाके उनके सोल्जर से बात भी की थी, वो बाल्टिक सी से तैर कर इस समय क्रीट के पास पहुंच चुका है हेल्प करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस की। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो ट्रुथ सोशल पे दिखाई देता है उसमें कितना ट्रूथफुलनेस है। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रंप साहब को समझने के लिए थोड़ा प्याज की ओर देखें, थोड़ी तीखी हो सकती है लेकिन परत के अंदर परत छुपी होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब जो है खुल्लम खुल्ला अपने साथियों को विरोध कर रहे हैं। इस समय ट्रंप साहब कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहे हैं। ऑन ग्राउंड आप देखिएगा कि किस प्रकार से चार्ल्स डिगॉल जो है बिल्कुल पास पहुंच चुका है क्रीट में, जहां पर कि यूएसएस जेरार्ड फोर्ड जो है वो लंगर डाले बैठा हुआ है। आसिफ रिजवी आपकी बात सुनकर खुश है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रोबेंद्र सचदेवा जी, सवाल ये है कि अभी तक ट्रंप का इस बारे में कोई बयान नहीं आया कि ये युद्ध जो है ईसा मसीह का युद्ध है, केवल उनके रक्षा मंत्री का बयान आया है। तो क्या ट्रंप की गवर्नेंस या ट्रंप एक तरीके का रेफरेंडम कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री के बयान पर देखता हूं कैसी प्रतिक्रिया आती है, और अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई तो फिर मैं भी एक ट्वीट कर दूंगा, अपनी पोस्ट जैसे वो लिखते हैं वो लिख देंगे और फिर इसे धर्म युद्ध बना देंगे, और अगर सपोर्ट नहीं आया तो फिर देखा जाएगा क्या कदम उठता है। थैंक यू। नहीं, मेरे विचार से ये जो हो रहा है पीट हेग्सेथ का, ये जो भी कुछ, ये अभी नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये कॉन्टिन्यूस चला आ रहा है जंग के शुरुआत से। तो इस समय ये नहीं है कि इन्हें लग रहा है हम हार रहे हैं तो हमें जीतना है तो भगवान को प्रे करो, वो कुछ नहीं है। इनको रूटीन में ही जब शुरू पहले दिन करा तब से यही कह रहे हैं। तब तो ये जीत रहे थे, तब भी कह रहे थे क्रिश्चियन क्रूसेड है, जीसस के नाम का है। पीट की जो लैंग्वेज थी हेग्सेथ की। और जहां तक ट्रंप की बात है, आई थिंक 10 दिन पहले एक पिक्चर रिलीज करी गई, व्हाइट हाउस में ट्रंप बैठे अकेले अपनी सीट पे, इनके पीछे 15 पास्टर्स हैं, सबने इनके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, एंड दे प्रेइंग दैट जीसस क्राइस्ट हेल्प आवर प्रेसिडेंट इन दिस वॉर। वो पिक्चर आपने देखी होगी, आप निकालिए, सामने पड़ी है। तो ट्रंप फील्स द सेम। हेग्सेथ ज्यादा एग्रेसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ये तो इज अ अंडरस्टूड फैक्ट एंड अ फैसेट। और ये मैं अगेन कहूंगा, ये नहीं है अभी जो फंसे हुए। हाँ, अभी इस समय ये थोड़ा ज्यादा बात कर सकते हैं, जो ये ऑलरेडी कर रहे थे उसको और फैला सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगेगा कि अगर हमें अपना पब्लिक ओपिनियन थोड़ा अपनी तरफ और करना है, या क्रिश्चियंस को ये दिखाना है, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट को, अपने मागा बेस को, कि देखो जो हम कर रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है थोड़ी मार खा रहे हैं पर हम क्रिश्चियनिटी के लिए कर रहे हैं। तो उस सेंस में ये पब्लिक में अपना इस तरह के मैसेजिंग कुछ बढ़ा सकते हैं अभी शायद, बट अदरवाइज ये तो ऑलरेडी चल रहा है। वन सेकेंडली, जहां तक बात रही है ट्रंप क्या करेंगे, यस ये सारी चीजें करेंगे, देखेंगे जो आएगा करेंगे। बट इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नेतन्याहू को और क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज को है। अगर ये जंग फुल एंड फाइनल खत्म नहीं होती सॉरी, तो नेतन्याहू का जब टोटल प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया कि ईरान को खत्म करना है।
उसके अलावा पूरी गल्फ कंट्रीज को सामने ईरान हो गया जो कि उनके अगेंस्ट भारी भरकम खड़ा हो जाएगा। अभी तक तो गल्फ चुपचाप शांति से कहते थे ईरान से हाँ ठीक है, बट अब खुलेआम दुश्मनी में आ गए ना, और फुल फाइनल नहीं हुआ और ईरान सरवाइव कर गया तो ईरान का दबदबा इन देशों पे बढ़ेगा। तो इसलिए ये देश इस समय, इनफैक्ट अभी अर्जेंट फोन कॉल चल रही है इनकी आपस में, सऊदीज की एंड ऑल देयर रिपोर्ट्स, वेयर ये कह रहे हैं, सऊदी कह रहा है, यूएई अमेरिका को कह रहा है कैरी ऑन, मारो इसे, खत्म करो। तो वो एक अलग एलिमेंट है। तो ये दोनों नेतन्याहू को ये भी पता है वॉर इस तरह की आगे कभी नहीं होगी 6 महीने साल भर बाद, क्योंकि अमेरिका की एपिटाइट नहीं रह रही है। यूरोप की भी आपने देखी है राइट, कि इस तरह से सपोर्ट करेंगे इजराइल को। तो इस बार जो हो सके कर लो, ये सारे जैसे कहते हैं ना स्टार्स आर अलाइंड इस समय। आज के बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन भी बहुत डाउन जा रहा है। ओके, तो नेतन्याहू को यह कि अभी करना है इसी समय। गल्फ कंट्रीज को भी परेशानी होगी, करो पूरा। अब वहां वेरिएबल हो गया जो है ट्रंप कि किस हद तक करे। ये सोच तो रहे हैं अगर हम फुल एंड फाइनल करें तो क्या कर लेंगे फुल एंड फाइनल, दैट इज द इशू। और कैसा फुल एंड फाइनल कर पाएंगे, और उसमें फिर कोई ना कोई अगर सीज फायर होने का होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें से निकल के आएंगी। और वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस निकल के आएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है अभी वो टर्म्स एंड कंडीशन जब भी ये सीज फायर होगा विल बी डिफिकल्ट फॉर इजराइल एंड गल्फ कंट्रीज, जो मुझे लगता है। यशवंत राज जी, इसका अंत जहां पर होगा, जी 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 खत्म कीजिए। हाँ, नहीं खत्म कर लीजिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। क्योंकि देखिए मानो सब कुछ हो गया, एग्रीमेंट हुई है, कहेगा ईरान बहुत डैमेज हो गया, सरेंडर करने की नौबत में आ गया। अभी एक और चीज है जिनसे इनकी नेगोशिएशन चल रही है, अमेरिकन की शायद इनका स्पीकर है ईरान का राइट, चाहे वो मना कर रहा है, इजराइल उस हद तक जा सकता है कि उसको मार देगा, मरवा देगा अगर कर सके। वैसे ये टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल डज नॉट वांट वहां पर कोई नेगोशिएटर हो जो अमेरिका के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगोशिएट करे। ठीक है यशवंत राज जी, अब सवाल ये है, दैट इज जी यशवंत राज जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल का कहना है कि भाई युद्ध आधे से ज्यादा हो चुका है, अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि कुछ मुद्दे रह भी जाएं तो भी युद्ध खत्म हो सकता है, ईरान का कहना है कि अंतिम दम तक लड़ूंगा, जहां जहां आप हमला करेंगे आपकी उस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऐसे में जो पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? उम्मीद की जा रही है उसमें बहुत बड़ा कोई ऐलान हो सकता है। मुझे ध्यान नहीं है इस बारे में, नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि ग्राउंड ट्रूप्स के बारे में कुछ ऐलान हो। मगर जो बातचीत चल रही है अब इसमें एक नया मुद्दा ये भी है कि अमेरिका में जो गैस प्राइसेस हैं वो आज $4 पर गैलन क्रॉस कर गए। ये 4 साल में पिछली बार ऐसा हुआ था जब 2022 में। और जो आने वाला मिड टर्म है उस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये जो गैस प्राइसेस और फिर इसका स्पाइरल इफेक्ट जो होता है ग्रोसरीज पे सब कुछ, तो ये ट्रंप पे और ज्यादा प्रेशर डालेगा कि जल्दी से जल्दी इस वॉर को बंद करें। इसलिए मैंने बताया वो जो जर्नल की जो रिपोर्ट थी कि ट्रंप के अपने एड्स को बोल रहे हैं कि इसको बंद करो, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है ना खुला है, बंद करके निकलो। तो मुझे ध्यान नहीं कि इस पेंटागन ब्रीफिंग में क्या होने वाला है अभी, और बाकी अगर चल रहा है तो फिर आप यू कैन, ठीक है, आई थिंक लाइव आ रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे। जी आसिफ रिजवी साहब, अब सवाल ये है कि आप इस तमाम आकलन को सुनकर बड़े खुश हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर युद्ध रुकता है तो किन शर्तों पर रुकेगा? वो शर्तें किसकी तरफ से होंगी? अमेरिका की कुछ शर्तें हैं, कुछ ईरान की शर्तें हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया जब संकट में है तब ईरान इस युद्ध में भी अरबों कमा रहा है। जी सर, मैं मुस्कुराए से लाता हूँ कि वजह आप जानेंगे तो आप भी शायद खुश हो। वो ये कि इजराइल की तरफ से काफी मायूसी दिख रही थी और जो जवाब आ रहा था वो बहुत मायूस करने वाला जवाब था। बहरहाल उस पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। और दूसरा मैं ये सोच रहा था कि ये जियूस के लिए लड़ेंगे तो यहूदी और ज़ियोनिस्ट का क्या होगा। और ये कब से सर एक हो गए, ये कब से एक हो गए? ये दो लड़ाई तो थी नहीं ना, ये एक लड़ाई थी इसराइल की लड़ाई थी उसमें ज्यूस कूद पड़ा बोतल, अगर आप कहें कि धन है। और इसराइल या ज्यूस की और यहूदियों की लड़ाई जो है हिस्ट्री जानती है। मैं होलोकॉस्ट वगैरह का विचार बिल्कुल नहीं करूंगा, वो शायद प्रतिबंध भी हो और सारी चीजें, तो मैं उस तरफ इशारा नहीं करता। ठीक है, क्या इनकी आपसी लड़ाई थी उसके बारे में मैं नहीं जानता। ये कैसे सच में
आगे ये दुनिया देख रही है। और सर इसकी बात मुझे एक और ताज्जुब हो रहा है कि हमारे विश्लेषक बैठे हुए थे और पैनलिस्ट कह रहे थे कि ईरान बहुत डैमेज हो गया है। देखिए ईरान में नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। ये स्कूल्स पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे, वाटर सप्लाई पे और टेलीफोन एक्सचेंज पे, सब पे इन्होंने वार किया। युद्ध हो रहा है, युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होता है सर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अभी 2 दिन पहले IRGC के स्पीकर का जो बयान था वो ये था कि अभी 70% हमारी मिसाइल यूज नहीं हुई है सर। और डैमेज की 70% की अगर आप बात करें तो मैं भी होम स्टेट में रहता हूँ, मेरा तेहरान जाना होता है, मेरा दूसरी जगह। ईरान इतना बड़ा है सर, इतना बड़ा है कि आप अगर नॉर्मली घूमेंगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कि जी क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और एक चीज और मैं इशारा करता चलो सर, कि जो प्याज की मिसाल दे रहे थे हमारे दोस्त, हमारे साथी, की ट्रम्प की बातें प्याज की तरह यानी लेयर्स होते हैं उसमें। सर ये लेयर होना ये दर्शाता है कि इसमें कितनी मक्कारी है। मक्कारी, दुनिया को ये मक्कारी सिखा रहे हैं। यानी अगर बयान देना हुनर है, इसको अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये कोई अच्छी चीज है तो ये तो सबको आता है, ये हुनर तो सब में। आप मिनट में बयान बदले, मिनट में जो हमको करना है वो ना बताइए, छोटे से बच्चे को भी मालूम है कि क्या करना है और क्या बताना है। तो मुझे लगता है कि ये कोई प्याज वगैरह की मिसाल नहीं है, ये एकदम जो है जैसे हमने बताया था कि ये दुनिया को फरेब दे रहे हैं और मक्कारी में छिपे हुए हैं और अलग अलग काट खेल। और लास्ट में पॉइंट रखूंगा सर कि ईरान जो है पहले भी मजबूत था, पहले भी बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की है। आप गल्फ पे देख लीजिए, गल्फ की हिस्ट्री देख लीजिए, इस तरह से उसने कभी होर्मुज बंद नहीं किया, स्टेट ऑफ होर्मुज कभी नहीं बंद किया। यह जो अब पेश आ रहा है मसाइल, वो इस वजह से आ रही है, इस बार की इसकी। और लास्ट जून वाली जंग थी 12 दिन, उसमें भी स्टेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। जी ईरान जो है पावर उभर के आएगा, इससे कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से। ईरान ने जो अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो है ईरान उभरेगा। और अब लोग सोचने पे तैयार हैं, कंट्रीज सोचने पे तैयार हैं कि इनके जो डिफेंस सिस्टम है उनका क्या हाल किया, इनके जो राडार है उसका क्या हाल किया, मिसाइल्स का क्या हाल किया। मैंने जैसे मिसाल दिया था F-13, F-15, F-18, F-35, जिसके लाइन में कई कंट्रीज लाइन में लगी हुई थी कि हमको F-35 चाहिए, उसका क्या हाल किया पूरी दुनिया देख चुकी है। लिहाजा मैं कहूंगा ईरान उभर के आएगा, लेकिन ईरान कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। ईरान चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे हमारी एशिया की भारत और दूसरी कंट्री हो, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। ठीक है। चंचल बंगा जी, अब सवाल ये है कि इजराइल के पास विकल्प क्या बचेगा? ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा, ये ईरान से गेस्ट कह रहे हैं। वो कह रहे 70% हथियार अभी हमारे इस्तेमाल नहीं हुए, मिसाइल से इस्तेमाल नहीं हुई। इसके अलावा इजराइल कह रहा है कि आधे से ज्यादा युद्ध लड़ा जा चुका है, अमेरिका के ऊपर दबाव है, नेटो साथ नहीं दे रहा, तमाम तरीके से अमेरिका जैसा है ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, यह आकलन प्रस्तुत किया गया। ऐसे में इजराइल की क्या स्थिति है? देखिए, एक तो आप जितना भी मैं इस पैनल का सुन रहा था, इजराइल का आप कितना भी, ईरान कितना भी रॉकेट यहाँ पे कह रहे, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा डिफेंस सेक्टर है जिसका चलते हमारे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इवन आप देखो तो कैजुअलिटी भी बहुत कम थी है। एक जो है जो, क्योंकि इजराइल को जो भी कुछ करना है, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, इसी चलते मैं अटैक किया, क्योंकि इजराइल तो जाके तो पहले अटैक नहीं किया था। तो इसी चलते अभी जो भी है हमको आगे की सोचना है, जो किस तरह से रोकना है आगे अगर ना हो, इसके चलते इस युद्ध को किया जा रहा। और मुझे लगता है यह युद्ध ज्यादा लंबा खींच भी सकता, नहीं भी खींच सकता, क्योंकि अभी जो भी है पक्ष में है इस युद्ध को रोकने के कि नहीं है, अभी ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो भी अभी हो रहा है आप देख ही रहे हो, क्योंकि जब तक ना वहां से भी बंद नहीं होगा रॉकेट, तब तक यहाँ का रॉकेट। अरे भाई, ईरान ने तो रिटेलिएट किया है ना। ईरान हमेशा से कह रहा है कि हमने तो जवाब दिया है, पहल हमने नहीं की, पहल तो इजराइल ने की है। पहल इजराइल ने किया, पर उसका पहले तो इजराइल के ऊपर अटैक किया हुआ, इसीलिए इसको किया जा रहा। क्योंकि हर बार इजराइल को अटैक करेंगे तब तो इजराइल का चुपचाप बैठ सकता है, इसीलिए उसको रिटेलिएट करना पड़ा इजराइल को भी पहले।
ठीक है। आज के लिए इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है तो दोनों तरफ से सोचने पड़ेगा, कौन क्योंकि सी आज दुनिया की बात आज कर रहे हैं हर साहब? जगह पे फैमिली है। आसिफ कोई रिजवी रिपोर्ट्स कुछ मुझे कह भी रहे हैं। बता दीजिए जिसमें ईरान ने अटैक किया हो। पार्डन? आसिफ साहब अपना सवाल दोहराइए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी वो रिपोर्ट बता दीजिए जिसपे ये हो कि ईरान ने अटैक किया हो। देखिए, ईरान डायरेक्ट अटैक नहीं किया, पर लेबनान का तरफ से किया जा रहा है। हाँ, नहीं, तो बार देखिए, बार आप अगर रेजिस्टेंस की उसको अगर attack बात किया करेंगे जाएगा, तो फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बात फिर बहुत आगे तक फैलेगी सर। रेजिस्टेंस लेबनान जो है अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, हमास जो है अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, इसराइल का क्या अस्तित्व सब जानते हैं। तो मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, डायरेक्ट हमला हुआ, क्या इसराइल के पास रेजिस्टेंस नहीं है? आप समझते हैं क्या अमेरिका के पास रेजिस्टेंस नहीं थे? ये बेस किस लिए बना के रखे थे इन्होंने? 17, 18, 19 जो बेस है किस लिए थे? रेजिस्टेंस तो इन्होंने भी बना रखा था। आप अगर देखो, अगर आप बार बार आप मेरे को अटैक कीजिएगा तो मैं एक जगह पे हम पता चल रहा कहां से नहीं अटैक हो सर, रहा अटैक नहीं कर रहा हूँ सर, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। है ना। ईरान जो है, मैं समझता हूँ अच्छी कंट्री है, उसको डेवलप करना पड़ेगा अभी। ठीक है। अगर उसको सोचना पड़ेगा ठीक किस है, तरह से चलिए डेवलप मैं किया जाए। अश्विनी सिवाज जी से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। अश्विनी सिवाज जी, अब आपने कहा ऑनरेबल एग्जिट अमेरिका चाहता है, इजराइल भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन शर्तों के साथ खत्म हो जाए। ईरान है वो मानने को तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि उसकी शर्तें भी हैं और उसके पास ताकत भी है। पोप साथ नहीं दे रहे धार्मिक रंग देने के लिए, धर्म युद्ध बनाने के लिए, नेटो साथ नहीं खड़ा है, तो फिर ये ऑनरेबल एग्जिट कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं अनुराग। अब तो फंस गया अमेरिका। और ये जो बात कह रहे हो आप कि इजराइल भी युद्ध, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है या तो नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो इजराइल इस युद्ध को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। इजराइल चाहता है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और खत्म हो। उसको भी अब लगने लगा है कि उसके जो न्यूक्लियर और मिसाइल वाली जो बात थी वो अभी तक काफी तक इंटैक्ट है। जो चाहता है अब निकलना, वो अमेरिका निकलना चाहता है, क्योंकि उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप को उसके पास कोई ऑप्शन ज्यादा है नहीं। अगर वो घर के अंदर, ठीक है, मान लो हमला करता है तो बैटल, उनकी कैजुअलिटी बहुत होंगी, बॉडी बैग जाएंगे, पॉपुलैरिटी और डाउन। अगर वो रहते हैं तो ये अगर स्टेट ऑफ हार्मोन नहीं खुलता तो बहुत बेइज्जती की बात है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, एक न्यूक्लियर, आप ये कहें कि नेवल पावर है। खत्म हुआ सर, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। युद्ध की तमाम स्थितियों पर हमारी नजर बनी हुई है।